Most welcome in this session. Today we shall discuss the common section of KVS, PRT, TGT and PGT perspective on education and leadership, जो हमारा कंसिस्ट करेगा 60 आइटम्स को। यहाँ हमको क्वेश्चन मिलेंगे 60 या 60 नंबर के, ठीक है, जो कि 5 सेक्शन में आपका डिवाइड है। तो इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस टॉप MCQ ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, या हम बोल सकते हैं KVS पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो आपका चाहे PRT हो या TGT हो या PGT हो, सबका कॉमन सेक्शन है। और ये हमारा जो सेक्शन में पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये हमारा 5 चैप्टर या 5 यूनिट में डिवाइड है या 5 सेक्शन में ये डिवाइड है। चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं MCQ को। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज बाल मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है। ऑप्शन ए, स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स एट इन्फेंसी स्टेज ओनली, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। ऑप्शन बी, स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्सेप्शन पीरियड ओनली, केवल गर्भावस्था का अध्ययन करना। ऑप्शन सी, स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड ओनली, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। ऑप्शन डी, स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस। तो जो हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी का स्कोप है हमारा, वो कहाँ से, वो हमारा गर्भावस्था से लेकर एडोलेसेंस स्टेज तक। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्री नेटल स्टेज से लेकर हम बात करते हैं एडोलेसेंस किशोरावस्था तक की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे बात हो रही है कौन सा है यहाँ पर निम्नलिखित आंतरिक कारक है विकास का, ठीक है, इंटरनल फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पहला हमारा यहाँ पे इंटेलिजेंस, बुद्धि। ऑप्शन दो बी, फिजिकल एबिलिटी हमारा शारीरिक क्षमता, शारीरिक योग्यता। ऑप्शन सी, हेरिडिटी फैक्टर, वंशानुक्रम। ऑप्शन डी, ऑल एफ द एबव। तो ये सभी हमारे इंटरनल फैक्टर हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे फिजिकल एबिलिटी हो, या हमारा हेरिडिटरी हो। तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ओके, देखो जब भी हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरनल फैक्टर की बात हो रही है। जैसे फिजिकल एबिलिटी है हमारी, एक हमारा होता है सेल इंक्रीमेंट, जो हमको दिखता है, जिसका स्वरूप, जिसका रूप चेंज हो जाता है। लेकिन जो हमारे बॉडी ऑर्गन होते हैं, उनकी जो एबिलिटी बढ़ती है, वर्क कैपेसिटी बढ़ती है, वो हमारे इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारी बुद्धि, हमारी शारीरिक योग्यताएं और हमारे वंशानुक्रम कारक जो होते हैं वो इंटरनल फैक्टर होते हैं, आंतरिक कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग टू द सिफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे बात हो रही है मस्तोन्मुखी विकास के सिद्धांत की। जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है, कौन सा, सिफ्लोकॉर्डल। सिफ्लोकॉर्डल का मतलब यहाँ पे हमारा होता है कि जो डेवलपमेंट हमारा प्रोसीड करता है वो कहाँ से करता है, वो करता है हेड टू टू, सिर से लेकर पैर तक हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसीड करता है ना, सबसे पहले हेड का डेवलपमेंट होगा, देन आफ्टर वो हमारा वर्टिकल फॉर्म में नीचे बढ़ेगा, ठीक है। पहले हेड का होगा हमारा, लास्ट स्टेज जो रहेगी वो हमारे पैरों की फिंगर्स की रहेगी, पैर की अंगूठे की रहेगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फुट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट फ्रॉम फुट टू हीड, ठीक है, ये तो हमारा जस्ट रिवर्स हो जा रहा है। और तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू टो या हेड टू फुट, ठीक है, सर से लेकर पैर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के आधार पर विच स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट, कौन सा कथन उपयुक्त है। ऑल द चिल्ड्रन आर होमोजीनियस, सभी बच्चे एक समान होते हैं। सम चिल्ड्रन आर होमोजीनियस, कुछ बच्चे एक समान होते हैं। ऑप्शन सी, सम चिल्ड्रन आर यूनिक, कुछ बच्चे अलग होते हैं, अद्वितीय होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं करते हैं। ऑप्शन डी, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, सभी बच्चे यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी होगा करेक्ट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वहाँ पे, यहाँ पर दो आइडेंटिकल ट्विंस, हमारे दो जुड़वा बच्चे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं, चेंजेस
होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में या चाइल्ड साइकोलॉजी में, बाल मनोविज्ञान में, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की क्वालिटीज हर बच्चे से डिफर होंगी, वेरी करेंगी। क्वेश्चन नंबर 6, द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ए बॉडी, कौन से कारक है जो हमारे शारीरिक विकास में मदद करते हैं? आर नॉट इंटरकनेक्टेड, ये हमारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आर नॉट इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। डू नॉट डिपेंड्स ऑन वन अनदर, ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर आधारित नहीं होते हैं। द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ ए बॉडी, यहाँ पे बात हो रही जो हमारे विकास को, हमारे शारीरिक विकास को, ठीक है, या हमारे मानव विकास की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं? यहाँ पर जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो हमारा कौन सा फिजिकल हो, यहाँ पे चाहे हमारा मेंटल हो, चाहे हमारा यहाँ पर सोशल हो, या हमारा लिंग्विस्टिक हो, ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट होता है हमारा यहाँ पे, ये सभी आपके इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कोई एक जोन यहाँ पे नहीं होता डेवलपमेंट में कि हमारा फिजिकली हो रहा है, कि हमारा मेंटल ही हो रहा है, ठीक है, या हमारा भाषाई विकास हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट है सब इंटर रिलेटेड रहते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब एक दूसरे से सब बिल्कुल क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूड, वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं उनकी शैक्षिक उपयोगिता, इस शैक्षिक निहितार्थ क्या है? टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स प्रॉब्लम, बालकों की समस्याओं को समझना, ठीक है। ऑप्शन बी, टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बालकों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, उनकी रुचि, उनकी बुद्धि, उनकी अभिक्षमता, उनकी अभिवृत्ति, ठीक है। टू चूज द एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, उपयुक्त शिक्षण विधियों के चुनाव में, ऑल एप द एब। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में सभी स्टेजेस को पढ़ते हैं, तो हर स्टेज की हमको कैरेक्टरिस्टिक पता होती हैं, वीक पॉइंट पता होते हैं, डेवलपमेंट किस टाइम में चलता है, तो हम बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान सकते हैं, टीचिंग मेथड का चयन कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीट थिंकिंग टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले मूर्त चिंतन, ठीक है, मूर्त चिंतन की यहाँ पे बात हो रही है, मूर्त चिंतन से अमूर्त चिंतन, ठीक है, अमूर्त चिंतन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा मूर्त चिंतन क्या होता है, देखो मूर्त चिंतन वो होता है जो विजुअल फॉर्म में होता है, जो हमारी आंखों के सामने होता है, जिसको देख के बच्चे ऑपरेशन करते हैं, मेंटल ऑपरेशन करते हैं, मानसिक क्रियाएं करते हैं। अमूर्त चिंतन जिसकी इमेजिनेशन, जिसका कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होता है, जो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, जिसको हमको फील करना होता है, जो हमारे सामने फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए है, इंटर रिलेशन ऑफ वेरियस फैक्टर, कई कारकों का सहसंबंध, ठीक है। ऑप्शन बी, द रिलेशन ऑफ थिंकिंग विद फाइनेंशियल फैक्टर। ऑप्शन सी, द डेवलपमेंट अकर इन वे दैट ए चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड देन इट डेवलप टू अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। ऑप्शन डी, द डेवलपमेंट अकर्स इन द वे दैट ए चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट देन डेवलप इट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। जो कि यहाँ पे हम बात करते हैं, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। जैसे आपने जीन पियाजे की स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़े हैं, ठीक है, वहाँ पे पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है हमारा प्री ऑपरेशनल, ठीक है, स्टेज, तीसरा हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथा हमारा फॉर्मल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट जिसको हम बोलते हैं मूर्त, यहाँ पर जो भी बच्चे क्रियाएं करते हैं, जो भी बच्चे सीखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखकर सीखते हैं, ठीक है, लेकिन जब उनके पास उस ऑब्जेक्ट, उस स्पेसिफिक वस्तु की जो ऑब्जेक्ट है उसकी नॉलेज हो जाती है, तब वो उसके बारे में अमूर्त चिंतन भी कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सकते हैं, वो चीज़ सामने ना होने पर भी उसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप होती है, ऑब्जेक्ट को देखकर उसके बारे में
उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के बारे में वो बच्चे अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 9। एवरी चाइल्ड हैज इंडिविजुअल डिफरेंसेस ड्यू टू, प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत भिन्नता होती है किन कारणों से? साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कारण ये रहते हैं। ठीक है, कोई बच्चा फिजिकल की हम बात कर लेंगे, हाइट वेट रंग रूप। ठीक है, साइकोलॉजिकल में हम टेम्परामेंट की बात कर लेंगे, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा हेजिटेट होता है, कोई बच्चा बहुत ओपन होता है, कोई बच्चे के इंटरेस्ट अलग होते हैं, ये तो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल, जिस परिवेश में बालक रहता है, जिस पृष्ठभूमि में बालक रहता है, जिस सराउंडिंग में बालक रहता है। और फाइनेंशियल हमारा यहाँ पे हमारे आर्थिक कारक आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे रहेंगे हमारे बोथ ए एंड बी। ठीक है, ए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करें, दोनों रहेंगे हमारे शारीरिक और मानसिक या मनोवैज्ञानिक, और ये हमारा एनवायरमेंटल। फाइनेंशियल को ऐड कर दिया गया, अगर फाइनेंशियल यहाँ पे नहीं रहता, फाइनेंशियल या आर्थिक कारक, तब भी हम एनवायरमेंट पहला और दूसरा हमारा रहता है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्ट विच इज कंसर्न विद पर्सन विद डिसेबिलिटी इज, यहाँ पर बात हो रही दिव्यांग जनों के लिए या निःशक्त जनों के लिए एक एक्ट पारित किया गया था। वो कब किया गया था? पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1997, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1992, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1990। तो विकलांग जनों के लिए, निःशक्त जनों के लिए या पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक्ट पारित किया गया था 1995, जिसका नाम है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। इसको इन्फोर्समेंट कब किया गया था, मतलब कब से इसको लागू किया गया था? इसको लागू किया गया था 7 फरवरी, ठीक है, 1996। ठीक है, इस पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को बनाया गया था द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इक्वल चांसेस के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक समान अवसर प्रदान किए जाएं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, इनके अधिकारों का बचाव किया जाए, अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाए, और इनके फुल पार्टिसिपेशन को चांस दिया जाए वहाँ पर। ठीक है, तो ये जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 जब पारित किया गया, तो एक लैंडमार्क है स्पेशल कैटेगरी के बच्चों के लिए या पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए या निःशक्त जनों के लिए जिनमें किसी न किसी प्रकार की विकलांगता या दिव्यांगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पीयर ट्यूटोरियल टीचिंग स्ट्रेटेजी, यहाँ पर बात हो रही सहयोगी अनुशिक्षण की। ठीक है, पीयर ट्यूटोरियल को सहयोगी अनुशिक्षण भी बोलते हैं या हम समकक्षी शिक्षण भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, क्लासरूम के बच्चे होते हैं उनका पेयर बना दिया जाता है और ट्यूटर की भूमिका जो होती है वो स्टूडेंट ही निभाता है। यहाँ पर बच्चों की कोई प्रॉब्लम होती तो वो आपस में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा पार्ट नहीं है पीयर ट्यूटोरियल का, तो यहाँ पर एक्सप्लेनिंग होगा। क्यों? बच्चे के जब पेयर बनाए जाएंगे, आपस में वो बातें करेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, एक्सप्लेनिंग करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, डिस्कशन करेंगे वो। ठीक है, रीइंफोर्सिंग, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन मिलता है तो वो एक दूसरे को कोऑपरेशन के साथ में मोटिवेट करेंगे, मतलब रीइंफोर्समेंट मिलेगा यहाँ पर। तीसरा मॉडलिंग, करके दिखाएंगे। और नहीं रहेगा हमारा पार्ट यहाँ पे लेक्चरिंग। लेक्चरिंग क्यों नहीं रहेगा? लेक्चरिंग हमारा एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, ये हमारा ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड में आता है जो कि टीचर सेंटर्ड होता है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की बच्चों की एक्टिविटीज़ को प्लेस नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चरिंग यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं यहाँ पे। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है आपका। गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज यूजुअली ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल, निर्धन परिवारों से आने वाली छात्राएं, ठीक है, बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं, अध्ययन बीच में छोड़ देती हैं। रीजन दिया गया है आपका, गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एट होम। यहाँ पर जो गर्ल्स होती हैं, जो बड़ी बालिका होती, उसके पास परिवार की जिम्मेदारियाँ होती हैं अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करना या केयर टेकिंग करना। क्यों? क्योंकि निर्धन होने के कारण उनके माता पिता पेरेंट्स बाहर जाते हैं व्यवसाय करने, मजदूरी करने या जो भी चीज़ें होगी धन अर्जन के लिए, तो वहाँ पे बड़ी बेटी की जिम्मेदारी हो जाती है कि छोटे भाई बहनों को वो
पाल पोसे उनकी देखभाल करे। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, बोथ ए एंड आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। इफ द मेंटल एज ऑफ ए चाइल्ड इज 12, क्रोनोलॉजिकल एज इज 10, हिज IQ। यहाँ पर बात की जा रही है बौद्धिक या बुद्धि लब्धि की। यहाँ पर बुद्धि लब्धि आपको ज्ञात करना है या बताना है। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसका IQ क्या होगा। आप सभी को मालूम है कि IQ का फॉर्मूला क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ओके, तो मानसिक आयु यहाँ पे कितनी है, मानसिक आयु आपकी है यहाँ पे 12 ईयर बच्चे का एज, और रियल एज क्या है 10 ईयर, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और यहाँ पर हमारा 120 IQ आएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओरल टेस्ट। मौखिक जो परीक्षण होता है, मौखिक परीक्षा होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो मौखिक परीक्षा होती है, उसका उद्देश्य फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टू डायग्नोसिस स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टीज, बालक की कठिनाइयों का निदान करना। देखो, जब बालक से हम ओरली कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आने वाली प्रॉब्लम्स को भी हम वहाँ पे समझ पाते हैं, महसूस करते हैं, और उसी टाइम हम बच्चे की जो प्रॉब्लम्स होती है उनका निदान भी कर देते हैं, किस तरह से ये प्रॉब्लम्स दूर करनी है, कहाँ कहाँ पे कमियां हैं हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और बाद में हम बच्चों को उसके बारे में डिस्कस करके उस कमियों को दूर करने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, टू टेस्ट फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर हम जो हमारी भाषा होती है उसकी प्रभावशीलता को चेक करते हैं कि बच्चे में हेजिटेशन तो नहीं है, सिम एक फ्लुएंसी में बोलता चला जा रहा है प्रभावशीलता के साथ में। और हम फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जहाँ पर अगर हमको कहीं पर भी अपने सेंटेंस को तोड़ना मोड़ना है या उसको हम अलग प्रारूप में बोलना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टू टेस्ट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट लैंग्वेज, यहाँ पर भाषाओं में बदलाव करना शब्दों के माध्यम से। अगर हम अरे बात किसी को समझ में नहीं आ रही तो हम और वे में वहाँ पे चीज़ों को समझा पाएँ, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपके सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर द क्लास स्टूडेंट थर्ड स्टैंडर्ड विच विल बी द बेस्ट टीचिंग वे। यहाँ पे बात हो रही क्लास 3 के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड कौन सा होगा। तो लेक्चर मेथड आपको मालूम है ये हायर क्लासेस के लिए यूजुअल होता है। छोटे बच्चों को अगर हम लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, ना ही इंटरेस्ट लेंगे, और हमारी लर्निंग पैसिव मोड में चली जाएगी। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बच्चों को हम छोटे बच्चों को हम क्रिएटिविटी के थ्रू पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ए प्रोविजन फॉर एजुकेशन, ए प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैन बी मेड। यहाँ पे बात हो रही है स्पेशल बच्चों की या स्पेशल नीडी चिल्ड्रन की। ठीक है, स्पेशल बच्चों की या स्पेशल नीडी चिल्ड्रन, जो हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल बच्चे भी बोलते हैं, स्पेशल स्टूडेंट। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, थ्रू इंटीग्रेशन हिंदी में हमारा हो जाएगा एकीकृत शिक्षा के द्वारा। ठीक है, बाय इंक्लूडिंग इन दिस मेन स्ट्रीम, इनको मुख्य धारा में समाहित करना। थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में ऐड करना। नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं 16 क्वेश्चंस की तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ठीक है, देखो यहाँ पर बात की जाती है जो हमारा समावेशी शिक्षा है या इंक्लूसिव एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए, चाहे जनरल बच्चा हो वहाँ पे, ठीक है, या हमारा किसी भी टाइप्स की डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो या स्पेशल नीडी बच्चा हो, तो उसके लिए यहाँ पर इक्वल चांसेस दिए गए हैं। बच्चे को किसी भी कास्ट डिसेबिलिटी के बिहाफ पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, और हर बच्चे को हम इक्वल चांस देंगे एक छत के नीचे। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन और जो इन्वायरमेंट हमारा होता है समावेशी शिक्षा का, एक काइंड ऑफ एजुकेशन, एक इस प्रकार की शिक्षा है इन विच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग
यहाँ पर जो हमारे स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे सोशली हो, चाहे इमोशनली हो, रिसीव एडिशनल सपोर्ट, उनको यहाँ पर सपोर्ट दिया जाता है और उनको इनेबल किया जाता है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। And the type of assessment which focus on getting feedback about pupils learning and weakness in order to improve students achievement and instructional strategies is called, यहाँ पर बात हो रही है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की। ठीक है, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन की। अब यहाँ पर बात क्या हो रही, बात हो रही है फीडबैक की। ठीक है, फीडबैक की यहाँ पे बात हो रही है और बात हो रही है बच्चों की वीकनेस को आइडेंटिफाई करना और उसमें इम्प्रूवमेंट की बात करना। ठीक है, तो देखो हम जब बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम बच्चों को एक कभी भी किसी भी टाइम बच्चों को चेक कर सकते हैं, बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है, इसमें हम बच्चों की वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और हम यहाँ पर उनको फीडबैक देते हैं और हम उनको उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो उनका अचीवमेंट लेवल होता है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए सीखना। और समेटिव में क्या होता है, समेटिव हमारा टर्म के लास्ट में, सेमेस्टर के लास्ट में, ईयर के लास्ट में लिया जाता है और इसका जो रिजल्ट आता है उसके बाद में हम उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन फॉर्मेटिव में क्या होता है, फॉर्मेटिव में हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इवेलुएट करते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उन प्रॉब्लम्स को दूर करना। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मेटिव है ये क्या होता है, एक प्रोसेस का इवेलुएशन करते हैं। प्रोसेस इवेलुएशन मतलब प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। अगर प्रक्रिया में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी है तो हम वहाँ पर उसको ठीक कर सकते हैं, मतलब हम वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उनको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन समेटिव में क्या है, समेटिव में हम करते हैं प्रोडक्ट का एवेल्यूएशन, मतलब कंप्लीट होने के बाद में अगर हम एवेल्यूएट करेंगे भी बच्चे को, मतलब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई बच्चा हमारा बीएड का है यहाँ पर और हम यूनिट टेस्ट लेते हैं, उसके नंबर कम आते हैं तो हम उस बच्चों को मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे कि आप ऐसे ही लिख सकते हैं, आपके अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन अगर वो बच्चा बीएड सेमेस्टर एग्ज़ाम दे चुका है उसके बाद हम अगर बताते भी हैं तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट वहाँ पे बन चुका है। लेकिन अगर हम प्रोसेस के दौरान चीज़ों को इवेलुएट करेंगे तो वो वहाँ पे हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। इन सेंसरी मोटर स्टेज इन्फेंट एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू, यहाँ पर बात हो रही है संवेदी पेशी अवस्था में नवजात बालक दुनिया के बारे में, आसपास के बारे में किसके थ्रू एक्सप्लोर करता है। लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन नहीं होता है। ठीक है, सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज संवेदी और गामक क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, टेलीग्राफिक स्पीच नहीं, मोरल जजमेंट भी नहीं होता है। तो यहाँ पर 18 में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संवेदी अंगों के माध्यम से और गामक क्रियाओं के माध्यम से। ठीक है, जब हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की तो ये हमारी जीन प्याजे की स्टेज में फर्स्ट स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जिसका ड्यूरेशन बताया गया है 0 से 2 ईयर। और ये हमारा जो पीरियड होता है ये रैपिड ग्रोथ करता है यहाँ पर कॉग्निटिव। इन दिस स्टेज इन्फेंट एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू सेंसरी मोटर एक्टिविटीज सच एज सेंस, इंद्रियों के माध्यम से और क्रियाओं के माध्यम से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज गैंग एज, यहाँ पे बात हो रही किसको गिरोह की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, चाइल्डहुड बाल्यावस्था, एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था, इन्फेंसी शैशवावस्था, एडोलसेंस किशोरावस्था। ठीक है, तो जो चाइल्डहुड एज होती है हमारी इसको कहा जाता है गैंग एज, गिरोह की अवस्था। ठीक है, और जो हमारा बाल्यावस्था में टोली की एज भी इसको हम बोल सकते हैं, समूह की अवस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की भी एज बोल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में ये हमारे जीवन का अनोखा काल होता है, पेकुलियर एज भी हम इसको बोलते हैं। इसको हम लेटेंसी पीरियड भी बोल सकते हैं,
ये लेटेंसी पीरियड का हिंदी में मतलब जो काम वासना होती है सुषुप्त अवस्था में होती है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम एज ऑफ कॉन्क्रीट थिंकिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम आज की वीडियो में, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए प्रश्नों के साथ में। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।